तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी से। तो जी। फिलहाल आज की क्लासेस में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जीएसटी के। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेट होती है जीएसटी की, वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, डीलर्स कितनी तरह की होती है जीएसटी में। उसके बाद रिटर्न्स जो होती है जीएसटी की, ठीक है, उन्हें समझेंगे। एंड उसके बाद जीएसटी की डिटेल्स टैली प्राइम में किस तरह से सेटअप करते हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले नंबर पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडर जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 में। ये इंडिया में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, स्टेट से। तो बेसिकली पहले इंडिया में ना काफी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, यहाँ पे नाम मेंशन है। वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसके अलावा सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, ठीक है, सेनवैट भी था, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी था, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो टैक्सेस थे, इनके रेट्स अलग अलग थे हर स्टेट में। जैसे कि पंजाब में वैट सपोज 5% लगता है, सेम प्रोडक्ट के ऊपर महाराष्ट्र में वैट सपोज 12% लगता है, ठीक है। अलग अलग रेट्स थे, मीन्स टैक्सेस के नाम सेम थे जो इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन इनके रेट्स इंडिया के हर पार्ट में अलग अलग थे, ठीक है। तो बेसिकली पूरे कंट्री में एक सिंगल रेट ऑफ टैक्स किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। जीएसटी की एक टैगलाइन है, वो है वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। बेसिकली जीएसटी के ना 5 तरह के रेट्स होते हैं। 5%, नहीं, इससे पहले जीरो भी होता है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। 5, 12, 18 एंड 28, ठीक है, ये 5 रेट्स है सर, जीएसटी में। काउंट करेंगे फिर कि जीरो तो टैक्स ही नहीं होगा फिर। नहीं, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता उनके ऊपर 0% हम जीरो से उन्हें डिनोट करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जी। नेसेसिटीज होती हैं लाइफ की, जैसे कुछ तरह की फूड आइटम्स, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हम्म। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, मीन इसमें काफी कुछ आ जाता है। मल्टी स्टेज, अलग अलग स्टेज पे लगता है। एंड डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन का मतलब कहाँ से सेल होना स्टार्ट हुई एंड कहाँ पे जाके सेल हुई, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फॉर एग्जांपल, आपको इंटरस्टेट एंड इंट्रा स्टेट का मीनिंग क्लियर है? इंटरस्टेट एंड इंट्रा स्टेट, है ना, आपने जी। बताया था एक बार जी। पहले की क्लास में, हाँ। अब उसी को कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। अब देखो, सपोज एक स्टेट के अंदर अंदर ही सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन क्या होगी? स्टेट के अंदर अंदर, तो उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर स्टेट के बाहर जा रही है तो आईजीएसटी लग सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को भी डिटेल में करेंगे, ठीक है। जी। ये सप्लाई के ऊपर लगता है, ठीक है। जीएसटी में हम ना सेल परचेज वर्ड यूज नहीं करते। सप्लाई इनवर्ड्स का मतलब होता है परचेज, सप्लाई आउटवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। जी। अब इसकी फुल फॉर्म ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये टेम्परेली एक्सक्लूड किए गए हैं, कुछ देर बाद इन्हें भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। पेट्रोलियम के ऊपर अभी भी पुराने टैक्सेस एप्लीकेबल है, एंड अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करी जाती है,
इसके ऊपर भी काफी ज्यादा हैवी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो जीएसटी नहीं है, वो एक्स्ट्रा सेस होती है। ठीक है। उसके बाद फीचर्स। ठीक है। हाँ, ये टैगलाइन हमने पहले ही कर ली थी, वन नेशन वन टैक्स, अ सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस द इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, कंफ्यूजन कम हो गई। कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लो इंडिया के किसी भी कोने में से, सेम परसेंटेज टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। टैक्स इज कलेक्टेड एट द प्लेस वे वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम। जहां पे चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, वहां से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। सपोज हमने जिसे कोई भी चीज सेल करी है, ठीक है, वो कस्टमर कहाँ पे रहने वाला है। स्कैनर वाले नंबर पे होगा। एक मिनट होल्ड करना। स्कैनर उत्ते होना नहीं, नंबर पाके होगा। नंबर नंबर पाके होगा। इसमें बेसिकली वन नेशन वन टैक्स होता है। ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मीन्स सपोज हम कस्टमर है, ठीक है, हमने चीज बाय करी, हम जहां से बाय कर रहे हैं, ठीक है, हम उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। डीलर को वो आगे देगा उसने जिससे चीज बाय करी। ठीक है। इस तरह से आगे आगे टैक्स जो है वो पास ऑन होता रहेगा एंड फाइनली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है। बेसिकली जो पर्सन कंज्यूम करता है, ठीक है, उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है मल्टी स्टेज टैक्स। हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है। अब सपोज एक पर्सन है, उसने रॉ मटेरियल बाय किया। रॉ मटेरियल बाय जब वो करेगा उसके ऊपर जीएसटी देगा। फिर उसने फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया। ठीक है। जब वो सेल करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब सपोज वो वाला फिनिश्ड प्रोडक्ट ना कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। जो कि दूसरे के लिए रॉ मटेरियल होगा, वो उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा एंड फिर वो एक अलग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा, उसे जब वो सेल करेगा उससे भी वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। मींस हर पर्सन जो प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करता रहेगा उसके ऊपर जीएसटी लगता चला जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने वुड बाय करी, उसके ऊपर जीएसटी दिया। उसने टेबल बना दिया, जब वो टेबल सेल करेगा उसके ऊपर भी वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। ठीक है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का यहाँ पे मैं आपको बेसिक मीनिंग बताता हूँ। ठीक है। डिटेल में एक और असाइनमेंट तैयार है, उससे हम डिटेल में करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब, एक जो पर्सन होता है ना, मीन्स जो बिजनेसमैन होता है, डीलर होता है, उसने सेल के ऊपर जितना जीएसटी कलेक्ट किया उसमें से वो ना वो वाला जीएसटी लेस करवा देगा जो उसने परचेज करते टाइम पहले किसी और डीलर वगैरह को पे किया है। ठीक है। मीन्स सेल वाले जीएसटी में से परचेज वाले जीएसटी को लेस करवा के जो जीएसटी बचेगा ना बैलेंस, उसे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब जो उसने रॉ मटेरियल यूज किया, परचेजेस वगैरह यूज किया। ठीक है। सर ये कैसे कर सकते हैं वैसे? आपको बताता हूँ। ठीक है। यहीं पे एक जी एक पर्सन है, उसने क्लॉथ बाय किया 25,000 का। ठीक है। इसके ऊपर ना उसने जीएसटी पे किया। सपोज मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना 1,000 ले देता हूँ। ठीक है। वैसे ये परसेंटेज कोई होती नहीं है, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। अब उसने जी। क्लॉथ को ना मतलब क्लॉथ को यूज करके उसने 50,000 की शर्ट्स तैयार करी। ठीक है। उसने शर्ट्स तैयार करी 50,000 की।
उसके बाद शर्ट्स के ऊपर उसने सपोज 3000 टैक्स लगाया, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये सेल्स का जीएसटी है, दूसरे वाला परचेज, ठीक है। अब जी। आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? तो 2000 सर, अगर हम आईटीसी में देखें तो। हाँ, ये 2000 टैक्स पे करेगा, 3000 में से 1000 डिडक्ट करके, ठीक है। एंड इसे हम कहेंगे आईटीसी। परचेज वाले टैक्स को जब हम सेल्स वाले टैक्स में से लेस करते हैं, उसे हम कहते हैं हमने आईटीसी क्लेम किया। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ जीएसटी। पहले नंबर पे है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब स्टेट के अंदर अंदर ही सप्लाई हो रही है, सिटी टू सिटी वगैरह, ठीक है। स्टेट के बाहर गुड्स नहीं जा रहे बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद है SGST, स्टेट गवर्नमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर ही लगता है। अब सपोज किसी प्रोडक्ट के ऊपर ना 12% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12% लिख लिया। अब सपोज वो सिटी टू सिटी सेल हो रहा है। अब इसके ऊपर लगेगा SGST एंड CGST सी। कंबाइंड, ठीक है। एंड इसकी जो परसेंटेज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 6% लगेगा SGST एंड 6% लगेगा CGST, ठीक है। दोनों 50-50% डिवाइड हो जाएंगे। एंड अगर ये जो सेल है, अच्छा, इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट, जी। ठीक है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई मींस स्टेट टू स्टेट, उस केस में सेम परसेंटेज लगेगी, लेकिन IGST लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। एंड 12% इसका रेट होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। उसके बाद UTGST, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी में कोई चीज सेल या परचेज हो रही है, तो SGST की जगह पे UTGST अप्लाई होता है, ठीक है। मीन्स वहां पे SGST की जगह आ जाएगा UTGST, ठीक है। यूटीजीएसटी का अपने कहाँ पर अप्लाई होता है? यूनियन टेरिटरी में करते हैं, फॉर यूनियन एग्जाम्पल। यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है, ठीक है। SGST को रिप्लेस करके UTGST लगता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ वगैरह, ठीक है, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, 7 यूनियन टेरिटरीज थी लेकिन अब शायद 9 हो गई है, ठीक है। उनमें मतलब CGST लगेगा, SGST नहीं लगेगा, उसकी जगह पे UTGST अप्लाई होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सेंट्रल जब SGST एंड CGST लगता है, ठीक है। जो SGST है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है, एंड CGST वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड जो IGST होता है वो सारे का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, ठीक है। जी। ठीक है। उसके बाद है सप्लाई अंडर GST, ठीक है। सप्लाई बेसिकली हम ट्रांसफर को कहते हैं या एक्सचेंज को। बेसिकली सेल या परचेज के लिए GST में सप्लाई वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, सप्लाई इनवर्ड
एंड सप्लाई आउटवर्ड, ठीक है। इसके अलावा जिन सप्लाईज के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, उसे हम टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है, उनमें से कुछ एग्जम्प्टेड होती हैं, ठीक है। कुछ को जीरो रेटेड सप्लाई में रखा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने पूछा था 0% कोई रेट नहीं होता, ठीक है, लेकिन जीएसटी में 0% भी होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इन तीनों में ना एक बेसिक कॉमन चीज है। इन तीनों के ऊपर टैक्स 0% लगेगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर, ठीक है। लेकिन इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसके ऊपर अलग क्लास लगेगी, हम उस दिन करेंगे, ठीक है। एग्जम्प्टेड सप्लाई, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन हम रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई करी है, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब बन जाती है कोई भी चीज, या हम SEZ को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई चीज सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर वही सेम चीज हम इंडिया में सप्लाई करें, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन हम वो सप्लाई एक्सपोर्ट करें तो वो जीरो रेटेड में आ जाएगी, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो चीजें होती हैं जो जीएसटी लॉ में कवर ही नहीं करी जाती। अब फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में हमने एक लाइन करी थी कि पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है, ठीक है। जी सर। सर आप एक ऊपर लिखा हुआ था, अपने थोड़ा सा ऊपर करना। थोड़ा नीचे नीचे सर, थोड़ा सा। नीचे। जी सर। सर वहां पर लिखा है जीरो रेटेड सप्लाई। उसके बाद लिखा है एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई टू SCG, वहां पर ठीक है। टैक्स एट 0% बट ITC लाउड। सर ITC लाउड कैसे होगा? अगर हमें परचेज एंड सेल में 0% टैक्स लगा है, हम ITC कैसे पे करेंगे? आईटीसी अलाउड होता है, मतलब आईटीसी अलाउ करने का ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम चीज जो है 0% टैक्स पे बेची है, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब देखो, टैक्स एट 0% बट आईटीसी अलाउड, ठीक है। ध्यान से याद रखना इस लाइन को। ये देखो, टैक्स एट 0% बट आई सी अलाउड। अच्छा, पर्सन ने करे एक्सपोर्ट, मतलब उसने जी एक्सपोर्ट को हम क्या कहेंगे, उसने करी सेल। जी जी। एक्सपोर्ट एक तरह की सेल ही होती है ना, उसने सेल करी, ठीक है। अब सेल के ऊपर वो जीएसटी तो कलेक्ट कर नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट है, वो है जीरो रेटेड, ठीक है। वो जीएसटी नहीं कलेक्ट करेगा। यहां तक आपको समझ आया? जी सर। ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट वो मटेरियल कर रहा है, इसे परचेज करने, जब उसने ये मटेरियल रेडी किया होगा, उसने कोई ना कोई चीज परचेज करी होगी, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया होगा, उसके ऊपर तो उसने जीएसटी पे किया है ना। जी मतलब उसने इनपुट टैक्स पे किया है, लेकिन आउटपुट आउटपुट टैक्स कोई भी नहीं है, ठीक है। आउटपुट टैक्स सपोज जीरो है, सपोज परचेज के ऊपर उसने 1000 टैक्स पे किया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब आईटीसी अलाउड का मतलब क्या है? आईटीसी अलाउ करने का मतलब क्या होता है, हम सेल्ड टैक्स में से परचेज वाला टैक्स माइनस करवा रहे हैं। अब यहाँ पे सेल टैक्स कितना है? 0। इसमें से लेस करवाएंगे 1000। हम जीरो में से भी ये लेस करवा सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है, ये जरूरी नहीं होता कि हर बार कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट्स करे, वो उसने कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में भी सेल करे होंगे, ठीक है। उसके ऊपर तो उसको आउटपुट टैक्स मिला होगा ना। मीन्स उसके जी ऊपर जो आउटपुट टैक्स, सपोज उसने 1500 आउटपुट टैक्स उससे कलेक्ट किया, ठीक है। उसमें से वो उन प्रोडक्ट का आईटीसी भी क्लेम करेगा जो उसने इंडिया में सेल करे, एंड जो प्रोडक्ट्स उसने एक्सपोर्ट करे हैं ना, उनका आईटीसी भी वो इन्हीं में से क्लेम कर सकता है। अब सपोज 1000
परचेज टैक्स ये तो है सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उसने एक्सपोर्ट करे। जो उसने इंडिया में सेल करे, सपोज उसके ऊपर उसने 700 नहीं, सपोज उसने 200 पे किया है इनपुट टैक्स, ठीक है। अब मतलब वो दोनों इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट सिर्फ एक ही आउटपुट टैक्स में से लेगा, जो सेल उसने इंडिया में करी है, ठीक है। एक्सपोर्ट की तो सेल में ऊपर उसके उसने जीएसटी लगाया नहीं, जीरो आ गया, ठीक है। मीन्स उससे डबल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। एक तो वो परचेज वाला टैक्स लेस करवा सकता है, दूसरा सेल्स के ऊपर वो जीएसटी नहीं लगाएगा, ठीक है। जीएसटी नहीं लगाएगा मतलब उसने गवर्नमेंट को कुछ भी पे भी नहीं करना। अब आपको समझ आया या कोई कंफ्यूजन है अभी भी? थोड़ी सर कंफ्यूजन है, जैसे मैं बताता हूँ। हमने परचेज के टाइम पर टैक्स दे दिया, ठीक है, एक डीलर मिनट, को। मैं ना आपको दोबारा बताता हूँ, फिर आप बताना कंफ्यूजन है या नहीं, ठीक है। वेट करना। सपोज एक क्लॉथ का डीलर है, ठीक है। उसने, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। उसने क्लॉथ है 1.5 लाख का, उसने क्लॉथ परचेज किया, ठीक है। इसके ऊपर उसने 10,000 जीएसटी पे किया, ठीक है। उसके बाद उसने, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब उसने 3 लाख का क्लॉथ, मतलब टोटल उसने शर्ट्स बनाई, ठीक है। उसने इसमें से ना उसने 2 लाख की जो शर्ट्स हैं, अच्छा, इसके ऊपर उसने जीएसटी सपोज लगाया, सेल है ना, उसने सपोज 20,000 जीएसटी इसके ऊपर लगाया, ठीक है, जीएसटी, ठीक है। अब इसमें से जो 20,000 शर्ट्स हैं, ये तो उसने सेल कर दी इंडिया में, ठीक है, उसके ऊपर 15,000 जीएसटी। ये अभी सिर्फ उसने मैन्युफैक्चर करी है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अभी हम जीएसटी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमने ना सिर्फ उसकी प्रोडक्शन लिखी है। जब तक सेल नहीं हो जाती हम जीएसटी नहीं लगा सकते, ठीक है। उसने 2 लाख शर्ट सेल कर दी विद इन इंडिया, एंड बाकी की जो 1 लाख शर्ट्स हैं, वो उसने एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। इसके ऊपर जीरो जीएसटी, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। सो दैट, क्योंकि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना चाहती है, इसलिए उसने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया, ठीक है। जी। अब देखो, ये वाला जो आईटीसी है, ये परचेज वाला टैक्स है ना, 10,000, ये क्या है, आईटीसी। इसे उसने सेल टैक्स में से लेस करवाना था ना। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये जी जी सर। परचेज वाला परचेज। जीएसटी उसने सेल वाले जीएसटी में से लेस करवाना था, है ना। जी जी। अब रेशियो देखो, 2:1 बन गई। उसने डबल शर्ट सेल करी इंडिया में, एंड वन शर्ट सेल, वन शर्ट उसने सेल करी आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। अब अगर हम इसे सपोज ना रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, सपोज 7,500 वाला जीएसटी, ये है विद इन इंडिया वाले के ऊपर, ठीक है। जी मीन्स जो शर्ट्स उसने इंडिया में सेल करी हैं, उनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा ना, उसके ऊपर 7,500 जीएसटी एप्लीकेबल था, ठीक है। एंड जो उसने एक्सपोर्ट करी, उन शर्ट्स को बनाने में जितना क्लोथ लगा था, उनके ऊपर 2,500 जीएसटी लग रहा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ 7,500 परचेज वाला जीएसटी लेस करवा पाएगा इस सेल वाले जीएसटी में से, क्योंकि ये इंडिया में सेल करे गए मटेरियल का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है।
एंड ये वाला जो 2500 वाला आईटीसी है ना, जो कि एक्सपोर्ट के ऊपर उसने क्लेम करना था, वो भी वो इस इंडिया में करी गई सेल में से क्लेम कर सकता है। क्योंकि एक्सपोर्ट में से तो कर नहीं सकता, नेगेटिव चला जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी इसने लिया नहीं है, ठीक है। तो इसको भी वो क्लेम करेगा जो कि उसने इंडिया में सेल करी है, ठीक है। अगर उसने इंडिया में सेल नहीं करी होती तो वो गवर्नमेंट से क्लेम करता कि उसने परचेज करते टाइम जीएसटी पे किया है, सेल करते टाइम उसने जीएसटी नहीं लिया, इसलिए जो जीएसटी उसने पे किया है उसका रिफंड उसे मिले, ठीक है। अब बताओ, अब आपका क्या डाउट है, पूछो। सर ये आपका ये वाला समझ लग गया, बस मेरा ये सिनेरियो था भी। हमने हम्म। सिंपल करके रखते हैं, हमने परचेज के टाइम दे दिया टैक्स, सेल के टाइम दिया नहीं, अब हमें टैक्स रिफंड होगा जो हमने ठीक, परचेज के टाइम दिया था? एक्चुअली नहीं, रिफंड नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस शो जी। करेगा। गवर्नमेंट हमें कहती है आप इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करोगे जिसके ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट करके हमें दोगे, हम ये रिफंड है ना उसमें एडजस्ट कर देंगे। गवर्नमेंट डायरेक्टली हमें रिफंड करके हमें बेनिफिट कभी नहीं देती। वो हमें कह देती है इन फ्यूचर सपोज अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करी जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो, आप जीएसटी कलेक्ट करके हमें दोगे, हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, डायरेक्टली कभी भी रिफंड नहीं होता। जी। हम्म। इनकम टैक्स का अलग केस है, ओके। ठीक है, उसका रिफंड आ जाता है, जीएसटी का नहीं आता। बहुत ही रेयर केस है। अगर हमने एक्स्ट्रा वगैरह पे कर दिया है तो भी गवर्नमेंट पहले तो यही ट्राई करेगी कि नेक्स्ट जीएसटी जब उसे पे करेंगे ना उसमें एडजस्ट हो जाए। जी। हम्म। अ, अब बता, अच्छा अब हम नेक्स्ट करें। डाउट क्लियर हो गया आपका? जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जीएसटी के रेट्स हम पहले ही कर चुके हैं। निल 0% रेट, ठीक है। लो रेट 5% होता है, स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं 12% एंड 18%, हाई रेट होता है 28%, ठीक है। लग्जरी आइटम्स जो होती है ना कुछ, उनके ऊपर कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता है जीएसटी के बाद। ये आई थिंक 12 या 13% होता है, मीन्स कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर फिर 40% तक जीएसटी चला जाता है। उनके ऊपर रेट भी हाई होता है एंड कंपनसेशन सेस भी लगाया जाता है। जी। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, इसका हम बेसिक भी नियम कर चुके हैं। आईटीसी मींस क्लेमिंग क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेजेस टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑन सेल्स। इस लाइन का मीनिंग आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जी। मींस हम जीएसटी जब गवर्नमेंट को पे करेंगे, जो हमने सेल करके जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, उस जीएसटी में से हम परचेज वाला जीएसटी लेस कर देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब परचेज करते टाइम जो हमने जीएसटी पे किया है किसी पर्सन को, वो टैक्स भी उस पर्सन ने तो गवर्नमेंट को ही दिया है ना, मीन्स वो टैक्स हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हम आईटीसी क्लेम करते हैं, ठीक है। जी। अब इसमें होता क्या है, परचेज के जितने भी बिल्स होते हैं, ठीक है, उनका जीएसटी हम सेल वाले में से लेस करवाएंगे, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तब ही हम परचेज वाला जीएसटी लेस करवा सकते हैं सेल वाले जीएसटी में से। पहली कंडीशन है, हमने जिस परचेज वाला जीएसटी एडजस्ट करवाना है ना सेल वाले में से, हमारे पास उस परचेज का टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मींस उसका बिल होना चाहिए जिसके ऊपर हमने किससे वो चीज परचेज करी, उस पार्टी का नाम मेंशन हो, जीएसटी नंबर मेंशन हो दूसरी पार्टी का, हमने कितने परसेंट जीएसटी पे किया वो भी मेंशन होना चाहिए। समझ आया आपको? जी सर। ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज हमने रिसीव भी करी हो, ठीक है। उसके बाद जीएसटी जो है हमने पे भी किया हो एक्चुअल में, ठीक है। एंड जीएसटी की रिटर्न भी हमने भी फाइल करी हो, दूसरे पर्सन ने भी फाइल करी हो, ठीक है। जी सर। हम्म। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती कुछ पर्सन के लिए, ठीक है। एक ना जी। लिमिट डिस्क्राइब करी गई है,
जो पर्सन गुड्स सेल करता है, ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट, सर्विस नहीं सेल करता, अगर उसकी टर्नओवर साल की 40 लाख क्रॉस कर गई, ठीक है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर जी। किसी पर्सन की सेल इससे कम है, फिर उसकी खुद की चॉइस है, वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। एंड कुछ स्पेशल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उनमें ये लिमिट है ना, 40 लाख की जगह 20 लाख है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, जैसे कि मिजोरम हो गया, नागालैंड वगैरह हो गया, इनमें ये लिमिट अप्लाई होती है 20 लाख की। ये पांच छह स्टेट्स हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आती है, ठीक है। एंड एक बात और, अगर कोई अगर कोई डीलर सर्विसेज सेल करता है, ठीक है, तो लिमिट 20 लाख की है। मीन्स अगर वो साल के अंदर अंदर 20 लाख या उससे ज्यादा की सर्विसेज सेल कर देता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। एंड स्पेशल स्टेट्स में सर्विसेज की लिमिट है 10 लाख। वही वाली स्पेशल स्टेट्स में अगर वो सेल करें सर्विसेज की, तो अगर 10 लाख से ज्यादा वो सेल कर दे, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ मंथ, ठीक है, नहीं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जी सर। मीन्स बेसिकली ये लिमिट्स है 40 लाख की, 20 लाख की एंड 10 लाख की, ठीक है। एंड इसके अलावा जी। हाँ, अगर किसी पर्सन ने इंटर स्टेट सप्लाई करनी है, मीन्स उसने स्टेट के बाहर कोई चीज सेल करनी है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, चाहे उसकी साल की टर्नओवर 40 लाख से कम हो। अगर उसे इंटर स्टेट सेल करनी है तो उसे जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जो, ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, उन्हें भी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये वो होते हैं जो ना कोई रेगुलर बिजनेस नहीं करते लेकिन साल भर में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे करती हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है, इन्हें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है, ये यहाँ पे फिलहाल कम रिटर्न्स लिखी गई है, सारी नहीं लिखी। ये रिटर्न्स ना एक रेगुलर डीलर की होती है, जो कि रेगुलर बिजनेस करता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स के भी नाम होते हैं ITR 1, ITR 2, ठीक है, उसी तरह GSTR रिटर्न्स के भी नाम होते हैं GSTR 1। अच्छा, पहले तो रिटर्न का मतलब देखो क्या होता है। रिटर्न का मतलब होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम डाटा गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, एंड जितना जीएसटी पेबल हो जाता है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। जीएसटी रिटर्न का मतलब एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट हमने फिल करके गवर्नमेंट को डिटेल देनी है हमारी सेल की, वो वाली सेल जिसके ऊपर हमने जीएसटी कलेक्ट की है, ठीक है। एंड GSTR 1 जो होती है, ठीक है, वो होती है डिटेल, उसमें डिटेल होती है आउटवर्ड सप्लाई की, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, ठीक है। उसके बाद जीएसटीआर, एक ना GSTR 2 भी होती है, GSTR 2, एक मिनट, मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ, GSTR 2 भी होती है, तो वो यहाँ पे नहीं मेंशन, क्योंकि ना GSTR 2 हमने फाइल नहीं करवानी होती गवर्नमेंट को, ये सिर्फ बनानी होती है। GSTR 2 होती है परचेज की रिटर्न, GSTR 1 होती है सेल की, ठीक है। अब जो GSTR 3 भी है ना, इसने ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देनी है। ये क्या कैलकुलेट करेगा, सेल टैक्स में से इसने परचेज वाला टैक्स माइनस कर देना है। अब सेल टैक्स में से परचेज वाला टैक्स माइनस करके जो टैक्स आता है उसे हम क्या कहते हैं, आईटीसी। हम परचेज वाले टैक्स को आईटीसी कहते हैं। जब सेल वाले टैक्स में से आईटीसी लेस कर देते हैं, जितना बैलेंस आता है वो हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है, वो होता है जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, ठीक है। जी। अब उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती है समरी रिटर्न में, ठीक है।
मीन्स GSTR 1 में जितना सेल टैक्स आएगा, उसमें से GSTR 2 वाला परचेज का टैक्स है ना, वो समरी रिटर्न में चला जाएगा, लेस हो जाएगा। मीन्स GSTR 3 भी हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद GSTR जो 9 होती है ना, ये एनुअल रिटर्न होती है, एक एक साल बाद हमने फाइल करवानी होती है रेगुलर ड्यू में। ठीक है। एंड GSTR 1 एंड 3 भी जो है, कुछ डीलर्स इन रिटर्न्स को मंथली फाइल करवाते हैं, कुछ डीलर्स क्वार्टरली फाइल करवाते हैं। ठीक है। एंड ये हम डिटेल में जब रिटर्न्स का करेंगे ना, तब हम ये डिटेल में मेंशन करेंगे। एंड इसमें क्या होता है, अगर किसी डीलर की सेल 5 करोड़ से ज्यादा है, फिर वो GSTR 1 एंड 3 भी को मंथली फाइल करवाएगा। अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, फिर वो ये वाली रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करवाएगा, मींस आफ्टर 3 मंथ्स फाइल करवाएगा। ठीक है। जी। उसके बाद GSTR 4 की जो रिटर्न है ना, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होती है। कॉम्पोजिशन स्कीम कौन सी होती है, ये हमारा अगला टॉपिक है, हम अभी करते हैं। ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होती है। ठीक है। अब स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन से होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम जब GST इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, तब नहीं आई थी। जब GST आया, कुछ छोटे डीलर गवर्नमेंट के पास गए एंड गवर्नमेंट को कहा, हम जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर GST लगाते हैं, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, इसलिए हमसे ना कुछ कस्टमर दूर जा रहे हैं प्राइस ज्यादा होने के कारण। जो पर्सन GST नहीं लगाते, ठीक है, वो उनकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो कम प्राइस में प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हम GST लगा के बेचेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने ना कॉम्पोजिशन स्कीम निकाला। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है, कॉम्पोजिशन डीलर है ना जो, उसको सिर्फ 1% टैक्स पे करना होता है। ठीक है। समझ आया। कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में सर 1% टैक्स पे करना होता है, वो सर अपने प्रिस्क्राइब्ड होता है या हमें अपने आप देखना होता है? कॉम्पोजिशन स्कीम जो पर्सन लेता है ना, उसे हम कॉम्पोजिशन जी। डीलर कहते हैं। ठीक है। वो रेगुलर डीलर नहीं होता, कॉम्पोजिशन डीलर होता है। उसने जी। उसने अपनी साल की सेल का ना, उसका 1% गवर्नमेंट को दे देना है। इसने वो वाले रेट्स नहीं अप्लाई करने, 5%, 12%, 18%, इसके ऊपर वो वाले रेट्स नहीं लगेंगे। इसका बेनिफिट क्या हुआ, 1% टैक्स है ना, ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, जिसके कारण इसके प्रोडक्ट के प्राइसेस लो हो जाएंगे एंड कस्टमर्स इसके पास दोबारा आ जाएंगे। बेसिकली टैक्स से रिलीफ देने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली गई। ठीक है। एंड कॉम्पोजिशन स्कीम वही डीलर ले सकता है जिसकी टर्नओवर साल की डेढ़ डेढ़ करोड़ से कम होती है। 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगी, तो उसे रेगुलर डीलर की ही रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। एंड सर हमें परचेज जीएसटी फिर अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी से प्रोडक्ट परचेज किया, उसने वो तो हमें नॉर्मल जीएसटी पर देगा, तो हम हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे देंगे परचेज के टाइम? ये इसका नुकसान है, ये आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा। ये जो सेल टैक्स है ना 1%, उसमें से आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा, इसका नुकसान है। इसीलिए ये ना अनरजिस्टर्ड डीलर से ही बाय करने की कोशिश करता है, या दूसरे कॉम्पोजिशन डीलर से। ओके। हाँ। फिलहाल के लिए ना ये क्लास अभी बंद हो जाएगी। कॉम्पोजिशन स्कीम यही से हम कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्टली 10 मिनट्स बाद। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है। ओके। ओके।